नमस्कार साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तल्लीनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और हम हमारी प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से चयनित होंगे। हमें सफलता जरूर मिलेगी। बस हमें निरंतर अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी है। हमें आगे भविष्य की तरफ सकारात्मक रूप से देखना है और अपने आप को विशेष मानते हुए किसी से किसी प्रकार की तुलना नहीं करनी है, क्योंकि हम अपने आप में विशेष हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और हम निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य के अंदर कामयाब होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह टॉपिक राजस्थान की सबसे छोटी भर्ती, हम कांस्टेबल से बात करें वहां से लेके राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी तक हर प्रतियोगी परीक्षा का एक प्रिय टॉपिक रहा है। यहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी संख्या के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है इसका नाम है राज्यपाल। तो आज हम हमारे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं वीडियो शुरू हो इससे पूर्व कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि यदि आप गंभीर विद्यार्थी हैं, यानी आपको लगन है, आपको यह पता है कि मुझे मेरी सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना होगा। और टॉपिक हम तैयार तभी कर सकते हैं जब हमें उस टॉपिक से संबंधित प्रत्येक तथ्य का बहुत बढ़िया तरीके से, बड़ी बारीकी से हमें उसका ध्यान हो। कई बार क्या होता है, हम ऊपरी सतह से बातों को सुन लेते हैं और फिर उन्हीं को थोड़ा बहुत रिवाइज कर परीक्षा में चले जाते हैं और इसी का खामियाजा हमें परीक्षा हॉल के अंदर भुगतना पड़ता है। पिछले 5-7 साल पहले का जो पैटर्न था वो चेंज हो चुका है। अब प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्नों को बड़े सलीके से, बड़े सुंदर तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है कि आजकल जो सीबीएसई का पैटर्न है वो बहुत बढ़िया और बहुत अपने आप में एक पूरी विस्तृत रूपरेखा लिए हुए है। इसलिए जो राज्य बोर्ड है उनके विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कत अब आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि हम सभी साथी मिलकर प्रत्येक टॉपिक को बढ़िया तरीके से करेंगे। आपके पीछे स्लाइड पर आपको जो हमारे राजस्थान का राजभवन नजर आ रहा है और उसके बाद में हम फिर पूरे राज्यपाल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैंने ये राज्यपाल का पूरा टॉपिक आपके लिए बड़ी तल्लीनता से पूरी टीम के साथ बनाया है, जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत, जो कि हम ये कहें कि भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए एक बाइबल मानी जाती है, वहां से पूरे टॉपिक्स को लिया है और उसके अलावा अन्य जो तथ्य हैं उनको कई वेबसाइट्स और महत्वपूर्ण पुस्तकों से हमने लिया है। तो हम मिलकर इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको गंभीरता पूर्वक देखें, शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और आप पाएंगे कि जब इस वीडियो का अंत होगा उसी के साथ साथ राज्यपाल से संबंधित आपकी प्रत्येक जो प्रश्न है, आपकी जो दिमाग के अंदर प्रत्येक बात राज्यपाल से लेकर है, उसका भी समाधान हो जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं राज्यपाल। और आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं राजस्थान का राजभवन, जहां माननीय राज्यपाल महोदय वो झंडारोहण कर रहे हैं 26 जनवरी के दिन। वर्तमान में बात करें हमारे राज्यपाल जी की, तो हमारे राज्यपाल जी की आप फोटो यहां देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। वर्तमान में हमारे राज्यपाल कलराज जी मिश्र हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि कलराज जी मिश्र से पूर्व हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? यह बात आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे टॉपिक की बात शुरू होती है। साथियों, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि या तो आप इस वीडियो को स्किप ही कर दीजिए, मत देखिएगा, और यदि आपने तैयारी करनी है तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां मैं प्रत्येक फैक्ट पे, यानी कि जितने इसके फैक्ट हैं प्रत्येक फैक्ट पे बात करूंगा। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं औरों की तरह ऐसा नहीं करूंगा कि आपको कुछ 5, 7, 10 बातें बता दूं
जो पीछे कभी परीक्षा में पूछी गई हो और फिर मैं वीडियो की इतिश्री कर लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको मैं ये कह रहा हूं कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि कांस्टेबल से लेकर आरएस मुख्य परीक्षा तक, इस तरीके की मैं इस बात को इस टॉपिक में करवाने वाला हूं कि आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। कैसे मुख्य परीक्षा में लिखना है, कैसे कांस्टेबल में, टीचर एग्जाम में, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, भले वो पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और फिर हम इसके एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे। तो चलिए अब हमारी पहली स्लाइड पर हम चर्चा कर लेते हैं सभी साथी मिलकर। राज्यपाल, जिस प्रकार केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल का पद होता है। और सबसे बड़ी बात, पहली ही लाइन में पहला प्रश्न आ गया, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। और राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 6, कौन से भाग में? भाग 6 में जो है उनका उल्लेख किया गया है। और यहां यह लिखा भी गया है कि संविधान के भाग 6 में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगली बात, राज्यपाल किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। सामान्य से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको ऑप्शन मिल जाए, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री, राज्यपाल। तो आपका उत्तर निश्चित तौर पर क्या होगा? राज्यपाल। देखिए साथियों, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, सिंपल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है, हम उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और तभी हमारा प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और संविधान के भाग 6 में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अब देखिए यहां पे मैंने आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात नोट की है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का पद है उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल का पद है। यानी कि थोड़ी बहुत असमानताएं हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देखिए अपने आप में बड़े हैं तो उनके पास शक्तियां भी बहुत हैं और उनके पास काम भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि राज्यपाल के पास तो एक ही राज्य है और राष्ट्रपति महोदय के पास में हमारे पूरे भारत देश के जितने राज्य हैं उनके ऊपर काम करने का अधिकार होता है। तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का पद है उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल का पद है। और देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमारे राष्ट्रपति महोदय एक निर्वाचन प्रक्रिया से चुने जाते हैं, जबकि हमारे राज्यपाल महोदय जो हैं वो किसी चुनाव से नहीं चुने जाते हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो हमारा प्रश्न जो आएगा वही यही आएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होते हैं, राज्यपाल नियुक्त होते हैं। तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल को हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं वो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचन नहीं होता है। उम्मीद है आपको यहां तक की जानकारी बढ़िया समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। आप तब तक चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए विशेष तथ्य की बात हम करें। ये मैंने पॉइंट पूरे बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हैं, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है जो हमारे लिए कभी किसी परीक्षा में पूछा जाए और हम उसको छोड़ दें। यानी प्रत्येक बात को बड़ी गंभीरता से मैंने चिंतन मनन करने के बाद में, हमारी टीम ने चर्चा करने के बाद में यह तय किया कि हम सिर्फ एक नाम के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। हम हमारे YouTube के जितने साथी हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं करेंगे। उन्हें पूरी जानकारी जो है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर बढ़िया तरीके से देंगे। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे वीडियोस को अपने साथियों तक शेयर भी करें और इन्हें देखें भी। हमारे YouTube चैनल योगी फॉर जीके पर आप बने रहें, उसे सब्सक्राइब करें और आगे अपने साथियों तक भेजते रहें। देखिए विशेष तथ्य के अंदर क्या बात आने वाली है। उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार
राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार नहीं है। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति जरूर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल का कार्यालय जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र कार्यालय होता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने 1979 में 1979 में यह व्यवस्था दी कि राज्यपाल का जो कार्यालय है वो एक स्वतंत्र कार्यालय है और वो कोई केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार का कोई काम नहीं है। यानी कि एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए, हम यहां अब पूरी बात को डिटेल वाइज करते हैं। पहली बात, संविधान के भाग 6 में, कौन से भाग में? भाग 6 में, और अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में? 6 में। अनुच्छेद कौन सा है? 153 से 237। यहां पर एक अनुच्छेद जो रह गया उसकी बात हम बाद में करेंगे। जो आपके सामने यहां पर आप देख रहे होंगे 152 नंबर की, इसमें क्या दिया गया है, ये तब तक आप इसको सोचिए और मैं अगली स्लाइड में आपको इसके बारे में बताऊंगा। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 के बीच राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद है? 153 से 237। अब देखिए कि राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। ये एक अच्छा प्रश्न है। ये कांस्टेबल के लिहाज से, टीचर के लिहाज से, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के और विशेषकर हमारी प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनके लिहाज से भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। राज्य कार्यपालिका में हमारे राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी मंत्री परिषद और राज्य के महाअधिवक्ता, ये 4 लोग जो है वो राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाअधिवक्ता शामिल होते हैं। सेम प्रश्न पूछा जाएगा, राज्य कार्यपालिका में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? एक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, और चौथे ऑप्शन में आपको दे दिया जाए किसी अधिकारी का नाम दे दिया जाए, मुख्य सचिव लिख दिया जाए या वहां लिख दिया जाए राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, तो उसका उत्तर होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो है वो राज्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। हमारे राज्य के महाअधिवक्ता जो है वो हमारी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अब देखिए, ये 3 भाग आ गए यहां पे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका यानी विधानसभा। देखिए साथियों, व्यवस्थापिका के 2 वैसे अंग होते हैं। सदन की अगर हम बात करें तो 2 होते हैं। अंग की अगर हम बात करें किसी व्यवस्थापिका में तो 3 आएंगे। उसमें एक तो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय भी आएंगे और कुछ राज्यों के अंदर 2 सदन हैं, जैसे कि एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। आपके लिए मैं एक काम छोड़ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में यह बात बतानी है कि हमारे भारत के कितने राज्यों के अंदर विधान परिषद है और वे राज्य कौन कौन से हैं। कितने राज्यों में विधान परिषद है और वे राज्य कौन कौन से हैं, इस बात को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो व्यवस्थापिका यानी विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 168 से 213 के बीच किया गया है। यह भी एक प्रश्न है, सीधा पूछा जाएगा आपसे कि विधानसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के बीच में किया गया है। फिर कार्यपालिका 153 से 167 के बीच में, और उसके बाद में न्यायपालिका यानी कि हमारा उच्च न्यायालय, इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 से 237 के बीच किया गया है। दोबारा देख लेते हैं, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 के बीच राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और हमारे राज्य के महाअधिवक्ता शामिल होते हैं। उसके बाद में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये टोटल स्लाइड आपके सामने है। यहां बस ये इतने अनुच्छेद हैं और मैं आपको ये जो अनुच्छेद है एक ट्रिक के माध्यम से
करवाने वाला हूं। आपको देखिए, ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, आप अपनी ट्रिक खुद भी बना सकते हैं। मैंने भी ये कहीं ट्रिक देखी और मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये ट्रिक उठा ली और मैं इसी को हमेशा फॉलो करता हूं। देखिए, आपको शब्द याद रखना है, रकानी कायोशश। बस ये 7 शब्द जो है आपको याद रखने हैं, रकानी कायोशश। ये 7 शब्द आप याद रखेंगे और हमारे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है राज्यपाल से संबंधित वो पूरे हो जाएंगे। देखिए, रे से मतलब कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। का, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। नी यानी कि नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। फिर का यानी कि कार्यपाल। यो यानी कि योग्यता। फिर शय यानी कि शर्तें। और फिर शय यानी कि शपथ। ये देखिए, 153 से लेकर 159 तक आपके सारे अनुच्छेद हो गए कंप्लीट। यानी आप कौन सा शब्द याद रखेंगे? आप शब्द याद रखने वाले हैं रकानी कायोशश। 2 बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, रकानी कायोशश, रकानी कायोशश। ठीक, पहले रे से बना प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर का से बना कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्य की राज्यपाल में निहित होगी। फिर नी यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। फिर कार्यकाल, उसके बाद में यो से योग्यता। फिर एक शय से शर्त और एक शय से शपथ। यानी कि रकानी कायोशश हमने याद किया और अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक हमें याद हो गई। बस यही तो है। इसको हमने एक मूवी बना लेना है, एक गेम बना लेना है। और जब हम इसको एक गेम बना लेंगे, दिल लगाकर इसको पढ़ेंगे। दिल लगी मत करो कहीं और, ठीक है? कहीं और दिल लगी मत करो। जो आपके माँ बाप ने, आपके माता पिता ने आपके लिए लक्ष्य सोचा है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कितनी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। हम घर पे कूलर पंखे के नीचे बैठे हैं, एसी में बैठे हैं और वो धूप में हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत के बारे में आप सोचिए, एक बार सोचिए अपने पिता, अपनी माता की झुर्रियों की तरफ कि कितनी मेहनत से उन्होंने आपका पालन पोषण किया और आपके लिए दिन रात मेहनत कर कर वो एक सपना सजाए हुए हैं कि हमारी संतान, हमारा बच्चा जो है उसको अच्छी परवरिश मिले और वो जो है अपने जीवन में कामयाब हो। इतनी सी तो बात चाहते हैं हमसे। क्या हम ये नहीं करेंगे हमारे मम्मी पापा के लिए? क्या हम दूसरे काम करते फिरेंगे? क्या हम नशा करेंगे? क्या हम जो है दिल लगी करते फिरेंगे, आशिकी करते फिरेंगे? ये काम नहीं है हमारा। हमारा काम है कि जिस प्रकार हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण किया, हमारे लिए गंभीर दिक्कतें देखी, उन्होंने कभी सर्दी, बरसात, गर्मी, धूप छांव नहीं देखी, सिर्फ हमारे लिए कि हम जीवन में कामयाब हो जाएं। तो क्या हमें ये नहीं करना है? हमें यही करना है। हमें तमाम बातों से दूर रहना है। सनातन संस्कृति हमें नशे से दूर रहने के लिए कहती है। हमने नशा नहीं करना है, गलत काम नहीं करने हैं और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए अपने तमाम परम जो हमारे परमेश्वर रहे हैं उनको मानते हुए सतमार्ग पे चलना है। और माता पिता का जो नाम है हमें जीवन में ऊंचा करना है और वो तभी होगा जब हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस 5 मिनट के लिए आ गए और चले गए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप गंभीर नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, मत देखिए। लेकिन यदि आपको चयनित होना है, कामयाब होना है तो गंभीरता पूर्वक देखें और आपको मजा आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। आपको रियलिटी में महसूस होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। आगे चर्चा करते हैं हम। रकानी कायोशश हमने पढ़ा और हमारे 153 से 159 तक अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, समय लगेगा, कोई बात नहीं है। मैं नहीं थक रहा हूं ना, आपको भी नहीं थकना है, बस वीडियो पे बने रहना है। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन से अनुच्छेद में कही गई है? 153 में। 154 क्या बोलता है? कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 क्या बोलता है? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करता है। यह बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, 157 में राज्यपाल की योग्यता, 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें और 159 में शपथ। ये देखिए, शर्तें, योग्यता, कार्यकाल, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 160 क्या बात बोलता है? आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य।
आजकल प्रश्न अनुच्छेदों से भी पूछे जाने लगे हैं और मैं मानता हूं कि यहां तक के अनुच्छेद जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगली स्लाइड में मैं आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के बीच, उनके अनुच्छेदों के बीच कंपैरिजन करके भी पढ़ाने वाला हूं। तो अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, फिर 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अब देखिए यहां राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कैसी है और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कैसी है, यह प्रश्न कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको यह नहीं सोचना है कि यहां से कोई 2-4 पॉइंट हम पढ़ेंगे और प्रश्न आ जाएगा, पूरा टॉपिक गंभीरता से पढ़ना होगा। फिर 162 राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति की सीमा, और 163 में है मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। यह सीधा प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा में कि किस अनुच्छेद में यह बात लिखी गई है कि मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देगी। 163, 162, 161, 160 और उत्तर था अनुच्छेद 163। ठीक है, आगे चलते हैं हम, और रकानी कायोशस आप याद रख लेंगे। अब देखिए यहां पर हमारे सामने इस स्लाइड में माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो पूरा ब्यौरा है वो दिया गया है, और फिर यहां पर राज्यपाल महोदय से संबंधित तमाम जानकारी आपको यहां पे दी गई है। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसमें कंपैरिजन करते हैं और ये सारी बातें जो है हमें कैसे याद होने वाली हैं। आप आराम से इसको देखें। देखिए यहां पर अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 153 में लिखा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या हुआ कि राष्ट्रपति जी बड़े हैं, उनके पास अधिकार बड़े हैं। अब जो बड़ा भाई होता है वो दिल का बड़ा उदार होता है। तो क्या हुआ, राज्यपाल जी जब 52वें नंबर पे आए तो राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति से कहा कि नहीं, मैं तो 52 पे नहीं मानूंगा, मैं तो 53 नंबर में आऊंगा और यहां 1 नंबर एक्स्ट्रा आपसे लूंगा। तो यहां राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में रहे और यहां पर राज्यपाल जी 53 में आ गए और उन्होंने 1 नंबर पोजीशन ले ली। यानी भारत का राष्ट्रपति होगा, यह बात लिखी गई अनुच्छेद 52 में, और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह बात लिखी गई अनुच्छेद 153 में। फिर देखिए फिर क्या हुआ कि यहां अनुच्छेद 53 में इन्होंने लिखा कि संघ के कार्यपालिका शक्ति, यानी राष्ट्रपति जी की जितनी शक्तियां थी वो अनुच्छेद 53 में आई। राज्यपाल जी छोटे, जिद कर ली कि नहीं, मैं तो आपसे फिर आगे रहूंगा, और इन्होंने जो अपनी कार्यपालिका शक्ति रखी 154 में, अपनी कार्यपालिका शक्ति इन्होंने कहां पर रखी 154 में। फिर देखिए यहां क्या है, अनुच्छेद 54, यहां पर 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से में है, अनुच्छेद 54 के अंदर दिया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं यहां पर राज्यपाल जी छोटे हैं, फिर आगे आ गए 55 नंबर पे, यहां पर है नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राज्यपाल जी की नियुक्ति होती है। छोटे थे इसलिए फिर 1 नंबर आगे आ गए। अब हमने देखा कि यहां पर 55 नंबर जो है हमने अनुच्छेद छोड़ रखा है। ये अनुच्छेद हमने क्यों छोड़ रखा है, ये बात का आप वहां कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं कि इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा है। बात मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपने तुरंत जो है वीडियो देखने के बाद में इसको लिखना है। ठीक है, फिर देखिए यहां दिया है राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के अंदर। अब देखो क्या हुआ कि छोटे थे राज्यपाल जी, आगे चलते रहे। राष्ट्रपति जी ने कहा अरे भाई तू छोटा है, आगे चल रहा है, लेकिन इतना भी आगे मत चल, बरोबर आ जा, मेरे एकदम बरोबर आ जा। फिर क्या हुआ, यहां 56 में राष्ट्रपति जी का कार्यकाल आ गया और फिर यहां पर 156 में राज्यपाल जी का कार्यकाल आ गया। अब देखो क्या हुआ, राष्ट्रपति जी ने कहा अब तू देख भाई ऐसा है, बहुत देर आगे चल लिया, अब मैं आगे आऊंगा। और फिर क्या हुआ, अनुच्छेद 58 में जो है यहां पर राष्ट्रपति जी की योग्यता आ गई और इन्होंने राज्यपाल को 157 पर धकेल दिया और यहां जो है वो राज्यपाल जी की योग्यता का उल्लेख हो गया। अब आगे कौन आ गया, राष्ट्रपति जी आ गया। फिर देखिए शर्त के मामले में भी यहां 59 पर आ गए और ये देखिए शर्त के लिए ये यहां पे 158 में आ गए। फिर राष्ट्रपति की शपथ जो है वो 60 में आ गई और यहां पर जो है ये फिर पीछे रहे 59 में और यहां राज्यपाल की शपथ आ गई। ठीक है, आपने देखा
कि राष्ट्रपति जी बड़े भाई थे इसलिए वो मान गए और वो पहले 52 नंबर पे आ गए और ये आए 53 नंबर पे, यानी एक कदम आगे चलते रहे। तो यहां पर फिर क्या हुआ, अगले अनुच्छेद में ये 53 पे रहे, ये 54 में आ गए। बस इसी तरीके से आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको बहुत आनंद आने वाला है। और संविधान का जो पोर्शन है वो है ही ऐसा, उसको आपको कंपैरिजन करके ही पढ़ना होगा। तो आपको, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। एक अनुच्छेद मैंने यहां पे लिखा है राष्ट्रपति पर महाअभियोग। महाअभियोग किस तरीके से लगता है, जब हम राष्ट्रपति जी के टॉपिक में आएंगे तो वहां इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 200, मैं आपके सामने देखिए काफी सारे अनुच्छेद लेकर आया हूं। ये बातें इसलिए हैं क्योंकि प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो इन दिनों चेंज हो चुका है और वहां सारी बातें जो है बढ़िया सलीके से पूछी जाती है। अनुच्छेद पूछे जाए ना पूछे जाए, लेकिन देखिए ये बातें जो हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अनुच्छेद याद नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कोशिश फिर भी कीजिएगा कि आपको अनुच्छेद याद हो, क्योंकि देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं, आ रहे हैं। आप पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र है उन्हें उठाकर देख लीजिए, आपको प्रश्न पत्र में अनुच्छेद मिलेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम सभी साथी यहां मिलकर जो है इनको याद कर लेंगे। अनुच्छेद 200 क्या बात बोलता है कि राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए उसको आरक्षित कर सकता है, उसको सुरक्षित रख सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 200 में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, क्या है ये इंपॉर्टेंट बात कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 213(1) में किया गया है। राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब जो राज्य की विधानसभा है या वहां दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, उनमें से कोई एक सदन चल नहीं रहा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल महोदय जो है कानून की स्थिति को सामान्य करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213(1) में किया गया है। फिर देखिए यहां मैंने एक बात अच्छी और लिख दी आपके लिए इंपॉर्टेंट, कि जहां 213 के अंदर राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, वहीं 123 में 123 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया। देखो आप इसको कैसे याद करेंगे, ये आपके सामने क्या है 213। 213 के तहत कौन जारी करता है, राज्यपाल। ठीक है, अब जब आपसे पूछे कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 को यहां से उठाएंगे और यहां लिख देंगे। सॉरी मैंने थोड़ा सा ये गलत कर दिया, अपने एक बार दोबारा इसको कर लेते हैं इरेजर से अपने। ठीक है, अभी देखो आराम से इसको देखना आप कि 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अब अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको उठाएंगे, यानी यहां से उठा दिया, कट हो गया ये, और यहां पर लिख देंगे। तो ये देखिए ये क्या हुआ, 132 हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इस जगह जो है यहां इन दोनों के मिड में लेकर इसको आना है। जब ये क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा, यानी कि 123 है ये कैसे होगा, यानी 213 के अंदर राज्यपाल की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इस 2 को हमने यहां से उठाया और यहां लिख दिया और ये बन गया 123, यानी 1 2 3। 123 में राष्ट्रपति महोदय की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसका उल्लेख यहां पर किया गया है। यह बात आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है साथियों, हम आगे चलते हैं अगली बात पर। अब देखिए ये 3 अनुच्छेद फिर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है, हमारी जो आरएएस परीक्षा है, उसके अंदर जो है हमारे उच्च न्यायालय का उल्लेख भी किया गया है। तो वहां पर राज्यपाल से संबंधित ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पहली बात 217 में क्या बात कही गई है, 217 में यह बात कही गई है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है
उनकी नियुक्ति के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देना। क्या होता है, जब भी किसी राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय है वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति महोदय जो है वहां के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं और जो राष्ट्रपति महोदय को हमारे राज्यपाल जी जो है वो परामर्श देते हैं। इस परामर्श का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 217 में किया गया है और फिर 233 के अंदर जो जिला न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की जो शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 233 में। और 234 में बताया गया है कि न्यायिक सेवा के जो अधिकारी है उनकी भर्ती भी जो है माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा एक प्रक्रिया के तहत करवाई जाती है। तो 217 में उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं उनकी जब नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति महोदय को यह सलाह देते हैं मांगने पर। और 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और 234 में क्या दिया गया है, जो हमारे न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं उनकी भर्ती करने के संबंध में जो राज्यपाल महोदय हैं उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है। फिर देखिए ये स्लाइड आपके सामने एक प्रारंभिक जानकारी है। वो बात आपने जो शुरू में की बहुत अपने आप में एक बड़ी सिस्टमेटिक बात थी और अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो बात है कि जब हमारे राज्य के अंदर सबसे पहले राज प्रमुख तो थे, उसके बाद राज्यपाल बनाए गए, तो किस प्रकार बनाए गए। देखिए हमें पता प्रत्येक बात का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ठीक है 2-4 फैक्ट्स लिए और चलिए काम हो गया, ऐसा नहीं है। यहां आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, आप बने रहिए वीडियो में। देखिए क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, फिर क्या हुआ कि जितने भी राज्य थे वो अलग अलग बंटे हुए थे। ठीक वैसे ही हमारा राजस्थान भी जो है 19 देसी रियासतों में और 3 ठिकानों के अंदर बटा हुआ था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे, नीमराना था, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने थे और 19 देसी रियासतें थी। ये मैं आपको आगे जो हमारा टॉपिक है आने वाला राजस्थान का एकीकरण, उसमें विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि कैसे एकीकरण हुआ। अब एकीकरण के दौरान क्या हुआ कि रियासतें थी उनको इकट्ठा करना था, तो फिर क्या हुआ, मत्स्य संघ से हम शुरू हुए और लास्ट में फिर 1 नवंबर 1956 को जाकर 7वें चरण के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ। एकीकरण के दौरान क्या होता है कि 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान में राज प्रमुख व महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया। जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान में राज प्रमुख व महाराज प्रमुख का पद बनाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रतिवर्ष हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी बनाते हैं। राजस्थान दिवस कब बनाते हैं हम, प्रति मार्च जो है हम 30 मार्च के दिन हम राजस्थान दिवस बनाते हैं। तो 30 मार्च 1949 में राज्य में राज प्रमुख व महाराज प्रमुख का पद सृजित किया जाता है और राज्य के पहले व एकमात्र, यानी कि एक ही बार राज प्रमुख बने थे और पहले वे एकमात्र राज प्रमुख कौन थे, जयपुर के भूतपूर्व महाराजा सवाई मानसिंह हैं। किसको बनाया गया, सवाई मानसिंह को। तो पहला प्रश्न कि राजस्थान के एकमात्र व पहले राज प्रमुख कौन थे, तो आपका उत्तर होगा जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह जो है उनको राजस्थान का एकमात्र राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, और उन्होंने राजस्थान के एकीकरण की दिनांक 1 नवंबर 1956 तक काम किया। फिर बात करते हैं राजस्थान के महाराज प्रमुख की कि राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन बने। तो महाराज प्रमुख बनाया गया हमारे जो उदयपुर के भूतपूर्व महाराजा थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह को जो है वो राजस्थान का पहला व एकमात्र महाराज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया, जयपुर के सवाई मानसिंह को, और महाराज प्रमुख बनाया गया मेवाड़ के पूर्व राजा भूपाल सिंह को। ठीक है, अब उसी दौरान क्या हुआ कि राजस्थान के एकीकरण से पहले इनकी मृत्यु हो गई 4 जुलाई 1955 को। तो इन्होंने इस पद पर तब तक के लिए ही कार्य किया। यहां हमारे लिए यह डेट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1 नवंबर 1956 को। दूसरी बात, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख तो सवाई मानसिंह का नाम आता है और महाराज प्रमुख की बात करें तो महाराणा भूपाल सिंह का नाम आता है। अब देखिए 1 नवंबर 1956 को
7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन हुआ 1 नवंबर 1956 को। और इस अधिनियम के तहत राज्य का पुनर्गठन करते हुए राज्य की श्रेणी थी पहले, जैसे राज्य जो थे ना, जितने राज्य थे वो ए, बी, सी और डी इस प्रकार की कई श्रेणियों में बंटे हुए थे। तो सभी श्रेणियां जो है 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन से खत्म कर दी गई। और उस समय राज्य की श्रेणी कौन सी थी? बी श्रेणी। देखिए छोटी सी बात है, कभी भी प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान राज्य जो है वो कौन सी श्रेणी में आता था, ए, बी, सी या डी? और आपका उत्तर होगा बी श्रेणी में। और 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान की बी श्रेणी खत्म कर दी गई। तो फिर राज प्रमुख का पद भी जो है वो खत्म कर दिया गया और नया पद बनाया गया राज्यपाल, जिसकी आज हम इस टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं। यानी राज्यपाल का पद जो है वो 1 नवंबर 1956 के दिन अस्तित्व में आता है। और सबसे पहले हमारे राजस्थान के राज्यपाल बनाया जाता है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल बनते हैं। कब बनते हैं? 1 नवंबर 1956 के बाद, जबकि 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख, महाराज प्रमुख के पद समाप्त कर दिए जाते हैं, राज्य की बी श्रेणी समाप्त कर दी जाती है और नया पद सृजित किया जाता है राज्यपाल। और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। आपको यहां तक की जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड, नियुक्ति एवं कार्यकाल। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं ना, अगर उन्होंने ये वीडियो एक बार देख लिया, आरएस मुख्य परीक्षा यानी प्री की तो आप बात ही मत कीजिए, प्री का तो सारा मटेरियल आपको मिल ही रहा है। मुख्य परीक्षा में भी आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। एज इट इज, एज टॉपिक वाइज जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में, वैसे मैंने स्लाइडें तैयार यहां पे की है। आप सभी को बड़ा ही आनंद आने वाला है इसको देखकर। ये वीडियो जो है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने आप में एक रामबाण वीडियो सिद्ध होने वाला है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। देखिए हमारे संविधान में जो नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। एक प्रश्न ये आ गया, सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो उत्तर होगा हमारा कनाडा के संविधान से ये जो है बात ली गई है। फिर देखिए अनुच्छेद 155, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, मैंने आपको स्लाइड में करवाया था, रकानी कायोशेष याद आया ना? रकानी कायोशेष से तो 155 क्या बात बोलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर देखिए अनुच्छेद 156 क्या बात थी यहाँ पे? कार्यकाल। और राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति कभी भी जो है राज्यपाल को उसके पद से पद मुक्त कर सकता है या उसे समय पूर्वक किसी एक राज्य से बुलाकर दूसरे राज्य में भी राज्यपाल के रूप में भेज सकता है। लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट ये है कि ये सब कार्यवाही जो है वो कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा ही जाती है। यानी कि एक प्रकार से हम बात करें तो रियलिटी ये है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल प्रत्येक राज्य में एक प्रतिनिधि होता है केंद्र सरकार का, लेकिन नियुक्ति जो है उसकी वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय का तो होता है निर्वाचन, राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। लेकिन हमारे जो राज्यपाल महोदय है उनका निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। और ये जो नियुक्ति है ये हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, जो कि केंद्र सरकार की अनुशंसा पे करते हैं। तो पहली बात, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी अनुशंसा पे करता है? केंद्र सरकार की अनुशंसा पे करता है। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें 5 वर्ष के कार्यकाल तक रखा जाए। अगर उनकी ट्यूनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से सही नहीं हो तो उन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। जैसा कि आपने पूर्व दिनों में हमारे महामहिम महोदय जो सत्यपाल मलिक जो थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे, उनके प्रकरण में ऐसा देखा भी होगा कि आपको समझ में आया कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्यूनिंग सही नहीं रही। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को समय से पूर्व, मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं किसकी सलाह पर?
केंद्र सरकार की सिफारिश पर। राष्ट्रपति राज्यपाल को समय से पूर्व किसी एक राज्य से वापस बुला भी सकते हैं और किसी दूसरे राज्य में भेज भी सकते हैं, और एक ही राज्यपाल को एक साथ 2 राज्यों के अंदर जो राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी एक राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकता है। इनको समय से पूर्व भी वापस बुलाया जा सकता है। फिर देखिए, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, और राज्यपाल स्वयं भी जो है अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ सकता है। फिर देखिए, अब देखिए दूसरी बात, अच्छी बात यहां पे आ रही है आपके सामने। ये जो बात है ये बहुत अच्छी बात है और गंभीर बात भी है कि राज्यपाल अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसकी जगह नियुक्त अन्य व्यक्ति जो है वो राज्यपाल के पद पर पदभार ग्रहण न कर ले। खाली थोड़ी छोड़ेंगे पद को, तो यानी कि राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसकी जगह दूसरा व्यक्ति जो है आकर अपना पद ग्रहण न कर ले। फिर इंपॉर्टेंट बात, क्या संविधान के अंदर राज्यपाल को हटाने के कोई उपबंध है, उनका विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है? बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राज्यपाल को पद से हटाने यानी बर्खास्त करने के आधारों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। राज्यपाल को पद से हटाना केंद्रीय मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति को हटाना केंद्रीय मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी किसी राज्य विशेष के अंदर राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो वहां पर एक परंपरा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के मुख्यमंत्री से इस बारे में थोड़ी बहुत सलाह करे, विचार विमर्श करे, लेकिन यह सलाह लेना बाध्यता नहीं है। अमूमन ऐसा किया जाता है कि उस राज्य के राज्यपाल से भी थोड़ी सी सलाह ली जाए, एक परंपरा है, लेकिन इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, यह बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी।